हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारे सामने रोटेशनल मोशन वाली जो यूनिट है उसमें से ये प्रॉब्लम है। क्या है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अपन को लोकेट करनी है। प्रॉब्लम क्या है? टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ ए रिजिड रॉड। एक रिजिड रॉड है जिसके दोनों एंड्स पे अपन ने दो मासेस कनेक्ट कर रखे हैं। एक एंड पे 10 kg और दूसरे एंड पे 20 kg मास है। रॉड की लेंथ दे रखी है आपको, लेंथ 10 मीटर विथ नेग्लिजिबल मास। नेग्लिजिबल मास का मतलब होता है आपको उसके मास के बारे में ध्यान नहीं देना है, ठीक है? ओके, क्या निकालना है? द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 kg मास इज। तो अपन को इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है कि वो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, उसकी स्थिति कहाँ पे है। वो स्थिति कहाँ से पूछिए आपको, अपन को लोकेट करना है फ्रॉम द 10 kg मास। 10 kg मास से कितनी दूरी पे है, तो इसलिए अपन को प्रॉब्लम के जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। कहाँ से पूछा गया है, ठीक है ना? पूछा गया है फ्रॉम द 10 kg मास, ठीक है? ओके, इस प्रॉब्लम को अपन थ्री वेज से करेंगे। पहला क्या है? सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है उससे करेंगे। दूसरा होता है एक लीवर प्रिंसिपल, ओके। और तीसरा अपन देखेंगे एक क्विक सॉल्यूशन जो कि फिजिक्स के कॉमन सेंस पे आधारित है, ठीक है? ओके, तो देखते हैं। ओके, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है क्या होता है। बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन है इसका और बहुत ही अच्छा लगता है ये एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें आप देखो मास, जो पहला मास है उसको उसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, प्लस दूसरे मास को उसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है। हर मास को अपने अपने कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, डिवाइडेड बाय द टोटल मास। उसको टोटल मास से डिवाइड करके आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं सेंटर ऑफ मास के, ठीक है? ओके, इसमें आपको क्या करना होता है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करना होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने कैसे सेटअप किया है यहाँ पे? क्योंकि अपन से पूछा गया है कि 10 kg मास से कितनी दूरी पे है सेंटर ऑफ मास, इसलिए अपन ने ओरिजिन को 10 kg वाली पोजीशन पे रखा है, ठीक है? क्योंकि मुझे यहीं से पूछा गया है, तो यहाँ से आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। सपोज कीजिए यहाँ पे लोकेट है, ठीक है? और इस रॉड की जो लेंथ है वो 10 मीटर है और 10 मीटर पे 20 kg है। तो अपने पास क्या आ गया? इस 10 kg मास के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? x1, क्योंकि ये ओरिजिन पे ही है इसलिए 0 हो गया। इस तरीके से क्या होता है ना कि आपने ओरिजिन पे लेकर के बहुत सिंपल कर दिया इसको, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा, है ना? 20 kg मास का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? क्योंकि यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे है तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 10, ठीक है? और ये जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है ये अपन को निकालने हैं। थोड़ा सा मैंने इसको इधर क्यों बनाया है? क्योंकि फिजिक्स का जो कॉमन सेंस से आप पता कर सकते हो कि भारी जो मास है, जो ज़्यादा मास है उसकी तरफ होगा ना सेंटर ऑफ मास। जितना ज़्यादा जो वेट होता है, मास होता है, वेट नहीं, जितना मास होगा उसके पास में सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है? ओके, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट से इस मास को मल्टीप्लाई कर दो 10 × 0 प्लस इस मास से इसके कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दो 20 × 10। नीचे आपको टोटल मास करना है 10 + 20 30 kg। ये 0 हो गया, 10 × 0 200 डिवाइडेड बाई 30, तो ये आ गया आपका 20/3 मीटर्स, ठीक है ना? इट वॉज सिंपल कैलकुलेशन। क्या आपका जो आंसर आया कुछ कॉमन सेंस से, फिजिक्स के हिसाब से सही बैठ रहा है? आप देखो कितना है ये, 20 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 18 + 2 यानी 6 + 0.6 इस तरह से आएगा, है ना? 6.66 आ गया। आप देखो ये जो हाफ डिस्टेंस था वो 5 मीटर पे होगा, तो थोड़ा उधर है, ये भी थोड़ा नंबर इस तरफ आ रहा है ना 6.6, यानी अपना आंसर ठीक है। ओके, दूसरे तरीके से करते हैं। आइए इसे लीवर प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं। लीवर प्रिंसिपल क्या होता है? ये जो आप सिस्टम देख रहे हो इसमें आप
अपन को फिजिकल इंट्यूशन है इस चीज़ का कि क्या हो रहा है ना। ये हिंज है और यहाँ पे दो फोर्सेस लगी हुई हैं, तो इस फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होगा, ये फोर्स नीचे इसको पुल करके ऐसे टर्न करना चाह रही है ना। इसको आप विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं कि इस फोर्स को अगर आप इस फोर्स वेक्टर को पकड़ के आप खींचने की कोशिश करोगे तो ये किस तरफ घूमेगा, ये इस तरफ घूमेगा, है ना। तो इस फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है वो इस तरफ हो गया। ये फोर्स इसको इस तरफ यूँ घुमाना चाह रही है, ठीक है। ये फोर्स कैसे घुमाना चाह रही है, इसको भी आप इस फोर्स वेक्टर को पकड़ के अगर खींचोगे तो किस तरफ घूमेगा, इस हिंज के अबाउट ऐसे घूमेगा, है ना। विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इसका टर्निंग इफेक्ट इस तरफ हो जाएगा, है ना। यानी ये दोनों फोर्सेस इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। जो फोर्स ज़्यादा होगी, फोर्स के ज़्यादा से नहीं होगा ये, वो क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट। किस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा है या बराबर है, कितना है, वो निकालने के लिए क्या करते हैं अपन। देखो अपन को इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट निकालना है कि इस फोर्स में कितनी पावर है टर्निंग इफेक्ट करने की, ठीक है ना। कितनी इसके अंदर इसको टर्न करने की कितनी एबिलिटी है। वो क्या होता है, F1 इंटू ये जो इस हिंज से ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको बोलते हैं लीवर आर्म। तो इससे आप इसको इंटू कर देते हो तो ये आ जाता है इसका टर्निंग इफेक्ट। इतना इसका टर्निंग इफेक्ट है और किस दिशा में हो रहा है, ये इस तरफ हो रहा है। इस फोर्स का कितना टर्निंग इफेक्ट होगा, F2 इंटू R2। इस हिंज से ये जो डिस्टेंस है इस फोर्स वेक्टर का, ठीक है। अगर ये दोनों जिसका ज़्यादा होगा टर्निंग इफेक्ट, वो उसको उस तरफ ये घूमेगा, है ना। ये फोर्स अगर कम है सपोज कीजिए, लेकिन ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसा हो सकता है कि इसका टर्निंग इफेक्ट इससे ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। यानी कम फोर्स वाला भी ज़्यादा फोर्स को बैलेंस कर सकता है अगर उसका ये जो लीवर आर्म है ये काफ़ी लंबा हो, ठीक है। तो यानी ऐसा हो सकता है कि एक पोजीशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे F1 R1 इज इक्वल टू F2 R2, ठीक है ना। कम फोर्स भी ज़्यादा फोर्स को बैलेंस कर सकती है, यानी कि अगर उसका जो मोमेंट आर्म है या लीवर आर्म है ये काफ़ी बड़ा हो, ठीक है। अब दोनों का टर्निंग इफेक्ट अगर बैलेंस हो गया है, इसका मतलब ये कहीं पे भी नहीं घूमेगा, वहीं पे रहेगा, स्थिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो ये लीवर प्रिंसिपल होता है। आपने भी बचपन में देखा होगा, जो सीसॉ आपने बचपन में कई बार खेला है अपन ने, तो उसमें क्या होता है कि जो हल्का वाला होता है वो तो ऊपर हो जाता है और भारी वाला व्यक्ति तुरंत नीचे हो जाता है। तो वो कैसे बैलेंस कर सकते हैं कि जो हल्का है वो अगर थोड़ा पीछे खिसक जाए, ठीक है, और जो भारी है वो थोड़ा सा आगे आ जाए, तो उसका तो लीवर आर्म कम हो जाएगा और हल्के वाले का ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर बैलेंस कर सकते हैं, वो एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, इस प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं। तो अपन ने क्या किया, जो फलक्रम था उसको सेंटर ऑफ मास वाली पोजीशन पर रख दिया है। सेंटर ऑफ मास वो पोजीशन होती है जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, है ना। इस हिंज से जो है 10 kg का डिस्टेंस कितना है, x, यानी 10 kg से सेंटर ऑफ मास जो है सपोज कीजिए वो x दूरी पे है। तो अपन ने इसको इसलिए ये वाला x रखा है ताकि जो भी x की वैल्यू आएगी वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 20 kg मास का जो लीवर आर्म है वो कितना होगा, टोटल रॉड की लेंथ 10 थी, 10 में से x माइनस कर दिया अपन ने, तो इसका लीवर आर्म आ गया। ओके, अब ये बैलेंस पोजीशन पे है क्योंकि अपन ने इसको सेंटर ऑफ मास पे रख रखा है। तो बैलेंस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, इस फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है वो कितना है, यहाँ पे पहले फोर्स निकाल लेते हैं। ये फोर्स कितनी है, 10 इंटू जी, 10 होता है ना, तो 100 न्यूटन। ये फोर्स कितनी है, 20 kg मास नीचे की तरफ अर्थ की वजह से पुल हो रहा है, वो कितना है 20 इंटू 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 200 न्यूटन। यानी 200 न्यूटन की फोर्स से इसको टर्न करने की कोशिश कर रहा है और ये इधर से इसका टर्निंग इफेक्ट होगा। इसका टर्निंग इफेक्ट कितना है, 100 इंटू एक्स। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये बैलेंस है, यानी
ये हो जाएगा इसके टर्निंग इफेक्ट के बराबर हो जाएगा 200 इंटू 10 माइनस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या होगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, एक्स बचा आपका, इधर बच गया 2, 10 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 2x, ये x है, 2x उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3x। ठीक है ना, 2x उधर माइनस 2x उधर चला गया, 3x हो गया 20। तो आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 20/3। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। ये भी वही आंसर है जो हमने फॉर्मूले से निकाला था, बिल्कुल वही आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी प्रिंसिपल ऑफ लीवर का यूज़ करके भी आप कर सकते हो। ये भी इंट्यूटिव तरीका है काफ़ी। ओके, अपन ने दोनों के टर्निंग इफेक्ट्स को बराबर रख दिया और अपना आंसर आ गया। अपन ने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की जो 10 kg से पहले ही इसको x लिखा था, तो वही अपना आंसर है। ठीक है, तीसरा जो तरीका है वो क्या है, बिल्कुल कॉमन सेंस पे आधारित है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए, जो ज़्यादा भारी है, जिसका जो ज़्यादा मैसिव है, उसके पास सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो यानी सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो इसके आस पास होगी, है ना, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा आपका, सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे सपोज कीजिए ये 10 मीटर की है ना रॉड, तो ये इसका बीच वाला डिस्टेंस है, जो बीच वाला डिस्टेंस कहाँ पे आएगा 5 मीटर पे। तो आपने देखा 5 मीटर जो बीचों बीच वाला डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास थोड़ा उधर है, क्योंकि भारी मास की तरफ होगा वो, है ना। आप देखो 5 मीटर, क्या सेंटर ऑफ मास बीचों बीच हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो जब होता है ना, जब दोनों मास बराबर होते तब वो बीचों बीच होता है। एक मास भारी है यानी कि वो इस तरफ होगा, तो ये ऑप्शन अपना गलत है। 10 मीटर, क्या सेंटर ऑफ मास को 10 मीटर पे यहाँ पे होना चाहिए? 10 मीटर पे तो जब होता है जब उधर कोई भी मास नहीं होता, कुछ तो इसका असर पड़ेगा ना, तो थोड़ा बिल्कुल 10 मीटर पे नहीं आएगा, थोड़ा उस तरफ भी तो होगा ना, वो भी तो मास है। ठीक है, यानी जो 10 मीटर है ये भी बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन है, सेंटर ऑफ मास इधर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका भी तो कुछ असर होगा, थोड़ा सेंटर ऑफ मास उस तरफ भी होगा। ओके, ये कितना है 10/3। 10/3 तो बहुत ही कम होता है, 3.33 होता है। ये ऑप्शन तो ये कह रहा है कि ये यहाँ पे कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, है ना, वो तो भारी वाले मास के पास में होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला 6.6, जो कि आधे डिस्टेंस से थोड़ा इधर है। ठीक है ना, तो ऐसे कॉमन सेंस से भी आप सॉल्व कर सकते थे इसको, इसमें तो अपन ने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, 6.66 ये अपने को दिख रहा था। यानी अपना आंसर क्या है ये। ठीक है, प्रॉब्लम आसान थी, कई तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है।